हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पैरिस यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और उस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स विद PYQ क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें आपको मैं विद सॉल्यूशन के साथ जो है वो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आपके आने के बहुत सारे चांसेस हैं और इससे आपको पूरा ओवरऑल सिलेबस आपका कवर होगा। आज जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, हर एक क्वेश्चन का सफिशेंट आंसर, सारी चीज़ें प्रॉपर कंटेंट रहेगा, जिससे आपका क्या है ओवरऑल इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओवरऑल जो है लगभग आप पूरा सिलेबस एक ही वीडियो से कवर कर लोगे, क्योंकि कंटेंट मैं आपके लिए पूरा कवर करके लाया हूँ और हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। ओके, और इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश का पेपर 9 डिस्कस कर लिया है, जो कि मेजर 1 मेजर 2 दोनों के लिए है, और ये आपका मेजर 1 मेजर 2 पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम के आने से पहले तक सब कवर हो जाएगा। ओके, और ये हमारी सीरीज़ का सेकेंड वीडियो रहेगा। ओके, सो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो कि ऐसा नहीं है कि पेपर 9 हो गया तो 10 नहीं होगा। पेपर 9, 10 और जिनका मेजर है वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे हर सब्जेक्ट का। ओके, सो सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट करें, क्वेश्चन समझें और लिखें। इससे आपको एग्ज़ाम में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो बिना देरी करते हुए पेपर को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चंस, ओके, मैं फिर से बता दूँ, मेजर 1 मेजर 2 दोनों के लिए है और ये पेपर नंबर 9 है। ओके, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला आपका ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखना कि मैंने आपके लिए कितना सिस्टमेटिकली क्वेश्चंस के आंसर्स को अरेंज किया है। ओके, सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन क्या है, आपको ये बताना है। इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट, क्या यह एक विज्ञान है या एक कला है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं, आपको कैसे लिखना है आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है तो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द, किसको रेफ़र करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स को, एंड इट इज़ द मशीनरी थॉट विच द गवर्नमेंट प्लान्स ऑर्गेनाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटी टू सर्व द पीपल। ओके, अच्छा, दूसरी तरीके से अगर कहना चाहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अचीव द, क्या अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ओके ओके, आई होप आपको समझ में आओगा। और आगे चलते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं। तो देखो कुछ यहाँ पे आपके फेमस फिलोसफर्स, ठीक है, उन सब के आपके कुछ यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके उनके व्यूज़ भी हैं। तो आप एग्जांपल के साथ जो है यहाँ पे विल्सन जी के, LD वाइट जी के, ओके, तो आप इनका एग्जांपल भी प्रॉपर आप लिख सकते हो कि इन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन होता है ऑफ पब्लिक लॉ। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल लॉ इज़ एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही वाइट जी ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशन, ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो देखो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन के बाद अगर आप ये इसमें से 2 एग्जांपल भी आप अच्छे से लिख देते हो तो उसमें आप एग्जामिनर बहुत खुश होगा और आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है ना। तो आप 2 एग्जांपल, ज़्यादा बड़ा भी मत लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखोगे तब भी सफिशेंट है। ओके, उसके साथ आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट ऊपर हो गए एक ही क्वेश्चन का भी, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप उसका नेचर बता दीजिए, जो कुछ भी आपको याद रहे, जितना कि क्या नेचर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट होता है। इट इज़ कंसर्न विद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन एंड मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स होती हैं चीज़ें इसमें। इसका एम होता है पब्लिक वेलफेयर। इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, ड्राइंग फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये आपके क्या है, नेचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आप इनको लिखोगे तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी और आपके पास कंटेंट रहेगा, चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली ईजी हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन जो आपका राइज होता है। तो फर्स्ट पार्ट आपका जो था, फर्स्ट पार्ट के लिए आई होप आपके पास ये मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आपकी उनके
एग्जाम्पल्स आप 3 में से कोई लिख सकते हो, उसके साथ साथ आपका जो है नेचर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपकी सफिशिएंट होती हैं, ओके। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका साइंस है कि आर्ट है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स जो होते हैं उनका ये मानना है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ साइंस और आर्ट, तो दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हम लोग यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं कि क्या है क्या, और फिर मैं आपको एट लास्ट ये भी बताऊँगी कंक्लूज़न क्या है कि साइंस है कि आर्ट है, ओके। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करते चलना, प्रॉपर जो है समझते हुए चलना। तो देखिए पहला अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस की अगर हम लोग बात करें तो जो वी नो दैट कि जो साइंस होता है इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी, सिस्टमेटिक बॉडी होती है एक तरीके से किसकी, ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स फिनोमिना थ्रू प्रिंसिपल, थ्योरी एंड मैथड्स, जो क्या एक्सप्लेन करता है फिनोमिनास को थ्रू प्रिंसिपल्स के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू और मेथड्स के थ्रू, यस और नो। अच्छा ये तो हो गया कि हम ये साइंस की साइंस क्या है। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने से पहले हम ये जान लें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग साइंस कहते हैं, तो साइंस है क्या बेसिकली। उसके बाद अब बात आता है कि रीज़न वाई, क्यों जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर करते हैं एज आ साइंस, ओके। सो देखो पहली बात तो इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी, पहला पॉइंट। आप चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं पहले आपको पॉइंट बता देता हूँ कि आप इसके फेवर में क्या क्या पॉइंट लिखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। तो पहला पॉइंट लिखोगे सिस्टमैटिक स्टडी, दूसरा पॉइंट लिखोगे आप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे प्रेडिक्टिबिलिटी, चौथा पॉइंट लिखोगे यूनिवर्सैलिटी ऑफ प्रिंसिपल, और पांचवा पॉइंट लिखोगे एम्पेरिकल रिसर्चेस, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको मैक्स वेब्स जी का एक जो है यहाँ पे एग्जांपल भी आप अगर चाहो तो इस एग्जांपल का भी आप यूज़ कर सकते हो, ये आपका एग्जांपल है। तो देखो उसके फेवर में टोटल मैंने आपको 5 पॉइंट बताए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। तो अगर आप मान लो कि पूरा नहीं लिखते, आप ये सिर्फ 5 पॉइंट भी लिख के आते हो, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आप जो है श्योर है। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, तो आप सारी चीज़ें हल्का हल्का डिफाइन कर दिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ऑलरेडी, यस और नो, तो आप अपने अकॉर्डिंग से उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कंटेंट में कमी नहीं है, आप जो चाहो जितना चाहो लिख सकते हो। आपको लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 पॉइंट में डिफाइन कर दूंगा विद एग्जांपल, मेरा इतना ही कंटेंट सफिशिएंट है, तो आप ऐसे कर लो। कंप्लीट डिटेल में करना है तो कंप्लीट डिटेल में कर लो। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई बात साइंस की, अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट। अब आर्ट की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्ट क्या है। तो यू नो दैट कि एन आर्ट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अचीव पर्टिकुलर रिजल्ट। तो जैसा कि आपको पता है आर्ट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अचीव पर्टिकुलर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट रीज़न की अगर बात करें, तो रीज़न क्या है कि रीज़न वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसीडर एन आर्ट। तो देखो पिछली बार वाले की तरह 5 पॉइंट्स वहाँ भी थे, इस बार भी मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका जो है वो ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट सिचुएशनल डिसीजंस, और फोर्थ पॉइंट आपका क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप। इसका भी आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो देखो टोटल 4 पॉइंट यहाँ पे भी हैं। आप चाहो तो इसे और डिफाइन कर सकते हो कि जैसे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं मस्ट अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन विच रिक्वायर जजमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से चारों पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी है विद एग्जाम्पल। तो आप चाहो तो ये 4 पॉइंट विद एग्जाम्पल लिख सकते हो, सिर्फ हेडिंग, और अगर आप चाहो तो ये 4 पॉइंट विद जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन और विद हेडिंग और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि साइंस क्या और आर्ट क्या है, और इसके साथ साथ रीज़न क्या है, ठीक है, कि वाई साइंस और वाई आर्ट। अब आगे चलते हैं, आगे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज बोथ साइंस और आर्ट। अब देखो यहाँ पे बोथ की बात आ गई, ओके। सो मोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स एग्री करते हैं। इसका आंसर देखिए मैंने बोला था ना आगे देंगे आपको, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है, ओके। क्यों बिकॉज अगर साइंस में रीज़न बोलें तो इट हैज़ डेवलप सिस्टमेटिक नॉलेज, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, और अगर आर्ट की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन जजमेंट। और अगर आप देखो, अगर आप ऐसे पहले चीज़ों को सिस्टमेटिकली वहाँ एग्जाम में लिख के आओगे कि पहले आप मीनिंग आपने बताई, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपने उसके एग्जाम्पल दिए, उसके बाद आपने क्या किया, नेचर बताया उसका, ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था उसका आपने बताया कि एज अ साइंस क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल विद पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट
एज एन आर्ट बताया, उसके फिर एग्जांपल आपने दिए, और फिर यहाँ पे आप दोनों चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, कंक्लूड करके बता रहे हो कि अगर दोनों हैं, स्कॉलर्स का मानना है, तो क्यों दोनों हैं, उसका भी आपने प्रॉपर रीज़न दिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ साइंस इन इट्स बॉडी ऑफ नॉलेज बट एन आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। साइंस क्या है, इन इट्स बॉडी ऑफ नॉलेज बट एन आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो आप ये भी इन शॉर्ट एक नोट वाले पॉइंट की तरह आप पर्टिकुलरली चीज़ें दिखा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसी का और भी पार्ट अभी बचा है। तो देखो, कुछ व्यूज़ ऑफ स्कॉलर्स के कुछ व्यूज़ ऑफ स्कॉलर्स भी आपको गिवन है आपके यहाँ पे, तो आप उन स्कॉलर्स के व्यूज़ का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, जैसे पहले आपने एग्जांपल लिखा था। तो देखो, हर्बर्ट जी का है, लूथर जी का है, ओके, पॉल जी का है, तो यहाँ पे कुछ अब एग्जांपल है, आप इन एग्जांपल को भी लिख सकते हो, तो चीज़ें आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि, देखो आप सभी को पता है 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है ना। यहाँ आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन करना होता है 2 में से, और यहाँ आपको 8 में से 3 करने होते हैं 20 नंबर के। तो आप इसको 15 में कंसीडर करो या 20 में कंसीडर करो, आपकी चॉइस है, कंटेंट सफिशिएंट है, आराम से लिख लोगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसको कंक्लूड करते हैं, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये है, आप कंक्लूजन लिख लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नाइदर प्योरली अ साइंस नॉर प्योरली एन आर्ट। आप प्योरली पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि पूरा साइंस या पूरा आर्ट है, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आई होप जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा था कि क्या, कि इट इज़ अ साइंस और अ आर्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर आई होप आप सभी को यहाँ पे एट लास्ट तक मिल गया होगा। क्यों ऐसा है, बिकॉज इट हैज़ डेवलप सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स को डेवलप करता है, उसके साथ साथ प्रिंसिपल एंड थ्योरीज लाइक अ साइंस, बट देयर इफेक्टिव यूज़ डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिविटी। इसके इफेक्टिव यूज़ किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द क्रिएटिविटी, जजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन लाइक एन आर्ट। ओके, सो एट लास्ट क्या कहना चाहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ साइंस इन थ्योरी एंड इन आर्ट इन प्रैक्टिस। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ठीक है, यहाँ पे फिनिश होता है। और इसकी कुछ लाइंस और भी बची हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बोथ अ साइंस एज एन आर्ट, इट प्रोवाइड थ्योरेटिकल नॉलेज। ये तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर फर्स्ट आपका जो है वो यहाँ से एंड होता है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको चीज़, आप फिर से देख लो, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कंटेंट भी आपको प्रॉपर मिल गया होगा, कैसे लिखना है आप ये भी समझ गए होगे, एग्ज़ाम में किस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं किधर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न स्टेट। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका पर एक निबंध लिखें। तो पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ साइंस और आर्ट, उसकी डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे उस पर एक ऐसे टाइप का, ठीक है। सो देखिए, इसके आंसर की बात करते हैं कि आप इसको कैसे लिखोगे सिस्टमेटिकली, डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरुआत की तरह इंट्रोडक्शन ही लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखोगे तो क्या बताओगे कि इन द मॉडर्न एरा द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ एक्सपेंडेड फार बियॉन्ड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सबको पता है। द स्टेट इज़ नाउ अ वेलफेयर स्टेट। अब क्या है, वेलफेयर स्टेट है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स के लिए, यस और नो, कि सोशल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल डेवलपमेंट करेगा किसका, सिटीजन्स वगैरह का। टू परफॉर्म ऑल दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन द गवर्नमेंट नीड्स एन एफिशिएंट सिस्टम। इन सब चीज़ों को करने के लिए गवर्नमेंट को एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, यस और नो। तो बिना सिस्टम के तो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज़ नोन एज व्हाट, दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक क्वेश्चन में चीज़ें अलग अलग होंगी, लिखने का तरीका अलग अलग होगा। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द हार्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट का क्या है, वो हार्ट है, ठीक है। सो इट इज़ द मशीनरी, एक तरीके से मशीनरी है जो कन्वर्ट करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इनटू पर्टिकुलर रिजल्ट फॉर द पीपल। ओके, नेक्स्ट, ये तो बात होगी, आप इंट्रोडक्शन में इन पॉइंट्स को लिखोगे, बताओगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा। अब बात करते हैं कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करना चाहते हो, तो ऊपर भी बताया था, नीचे भी वही चीज़ें हैं। डेफिनीशन, मीनिंग ऊपर भी आपको बताई थी और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज होगा बस, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैन एंड मटेरियल, ठीक है, टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए ये क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मैनेजमेंट है मैन और मटेरियल्स का। इसमें क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। विल्सन जी की एक फेमस, उन्होंने क्या कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ द पब्लिक लॉ। ओके,
तो मीनिंग वाला ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके थे, ये कॉमन है, इंट्रोडक्शन और मीनिंग और उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि रोल, जैसा कि आपसे पूछा ना कि और भी पॉइंट्स अब इसमें आपको लिखना है ना, ऐसे आपको कंप्लीट लिखना है। तो अब आपको बताना है कि पहले आपने बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने बताया उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। अब आपको बताना है कि उसका रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मॉडर्न स्टेट में रोल पूछा है आपसे, ओके। तो आप रोल बताओगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन द मॉडर्न स्टेट्स में, ठीक है। तो उसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या इम्प्लीमेंट, पहला पॉइंट, ये भी मैं पॉइंट्स में लेके आया हूँ टोटल, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। टोटल इसमें 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप चाहो तो पॉइंट्स में लिखना, फिर उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना। तो देखो, पहला पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो इसमें क्या, और सबका एग्जाम्पल है, ठीक है, और सबका पॉइंट है, तो कंटेंट सफिशिएंट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड पॉलिसीज़ मेड बाय द लेजिस्लेचर। इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही, तो आप सब जान ही रहे हो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत इज़ कैरिड आउट बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉट बाय द लेजिस्लेटर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ये चीज़ देख लीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ की बात हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन असिस्टेंस, ओके, जैसे दे ड्राफ्ट बिल्स, प्रिपेयर रिपोर्ट एंड हेल्प इन फार्मिंग रियलिस्टिक एंड पर्टिकुलर पॉलिसीज़। तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिसीज़ फॉर्मेशन में इसका रोल है। सेकंड आपका आता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर ऑफिसर कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग इलेक्शन, फेस्टिवल और इमरजेंसीज, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यस और नो। ये क्या इंश्योर करता है, पीस, सिक्योरिटी, जस्टिस इन सोसाइटी, ये इसका काम होता है। उसके साथ साथ क्या है आपका डेवलपमेंटल रोल, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स हो गई, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, यस और नो, और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज। तो ये आपका डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में आता है, यस और नो। उसके बाद आगे चलते हैं, सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पांचवा पॉइंट आपका, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। मनरेगा, पीएम किसान, यस और नो, ये सब चीज़ें आपकी जो इसमें सोशल वेलफेयर की बात होती है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हो, आई होप इसमें आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये पॉइंट्स भी आसान है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल सर्विसेज की बात करें, ठीक है, जैसे एजुकेशन वाले पार्ट की बात करें, हेल्थ केयर वाले पार्ट की बात करें, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सब इसी कंट्रोल में आता है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें सिटीजन्स को। उसके साथ साथ आपका क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, जैसे कोविड-19 के टाइम के पेंडेमिक की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज्ड हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन ड्राइव्स, एसेंशियल सप्लाईज़, ओके। तो इनका चार्जेस क्या होता है, टेक चार्ज ऑफ रेस्क्यू का चार्ज, रिलीफ का, रिहेबिलिटेशंस ऑपरेशंस का, बेसिकली ये सब किस में आएगा, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला आपका है रेगुलेशन एंड कंट्रोल में, जैसे आपका रूल्स में, लाइसेंसिंग में, इंस्पेक्शंस में, ओके। जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है आपका, कंज्यूमर फॉरम्स होते हैं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो बहुत सारे विभाग हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपके क्या हैं, विभाग बनाए गए हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बनाए गए हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है जस्टिस की बात करें हम लोग, तो जस्टिस एंड फेयरनेस में, ओके, थ्रू ट्रिब्यूनल्स एंड ग्रीवेंस ट्रेसल मैकेनिज्म, सिटीजन्स कैन सीक रेमेडी अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर और करप्शन के अकॉर्डिंग, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे। उसके साथ साथ आपका इंटरनल कॉरपोरेशन की बात करें, तो इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यू नो दैट, इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन UN होगा, WHO, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारे आपके किस में आएंगे, ये आपके इंटरनेशनल कॉरपोरेशन वाले कैटेगरी में आएंगे, यस और नो। नेक्स्ट अब आगे आपका आता है जैसे स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी, तो यू नो दैट, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेक्स डेमोक्रेसी वर्केबल एंड इफेक्टिव, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बनाता है, डेमोक्रेसी को वर्केबल और इफेक्टिव, क्यों, बिकॉज इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, यस और नो। तो विदाउट, यू नो दैट, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन क्या, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैन नॉट फंक्शन स्मूथली, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ओके। एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, इसका भी एग्जांपल है कि कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव
रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, यस और नो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, इलेक्शन कमीशन की होती है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 12 कि इकोनॉमिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मॉडर्न गवर्नमेंट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी प्लानिंग के लिए, बजट प्रिपरेशन के लिए, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल के लिए, मतलब फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट और सारी चीज़ें भी आपका इसी कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके जो है वो 12 पॉइंट्स आपको लिखने हैं किसके बारे में, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल। अब इस क्वेश्चन से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको ऊपर बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, उसके साथ साथ साइंस है कि आर्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बताया आपको, ठीक है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो आप देख रहे हो ना, एक पॉइंट से आपको कितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई। तो अब आप देखो एग्ज़ाम में एक चीज़ मैं और बताऊँ, मान लो आपको कोई चीज़ें ना पता चले ना कि क्या लिखना है उस टॉपिक के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप जो है बेसिकली उसका कीवर्ड देखा करो और उस कीवर्ड से जो है आपका बहुत आपको हेल्प मिलेगी। कीवर्ड जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड देख लिया, तो अगर कुछ नहीं आ रहा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही लिख के आओ, छोड़ो कोई भी क्वेश्चन नहीं, जितना आपको पता है आप उतना लिख के आओ। किसी क्वेश्चन में नहीं आ रहा कीवर्ड देख के आओ, ठीक है, इसका आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। कीवर्ड पे आपने जितना पढ़ा उस कीवर्ड को ही लिख दो, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, तो इससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका, ये टोटल 12 पॉइंट्स हो गए। ओके, अब अगला आपका आता है इन 12 पॉइंट्स के बाद आपका उसका कंक्लूज़न। तो देखो कंक्लूज़न क्या है आपका फाइनली, तो हम लोग चलिए कंक्लूज़न की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि इन द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट। मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका पता है कि बैकबोन होता है गवर्नमेंट का, यस और नो। सो इट इज़ नॉट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, एक तरीके से सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट ऑल्सो अ वाइटल फोर्सेस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यस और नो। सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द मॉडर्न स्टेट, विदाउट इट नो गवर्नमेंट कैन फंक्शन। बिना इसके गवर्नमेंट जो है इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकती और अचीव इट्स गोल ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड नेशनल प्रोग्रेस, और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती पब्लिक वेलफेयर और नेशनल प्रोग्रेस के। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, मैं फिर आपसे कहूँगा कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं एग्जाम में, कीवर्ड देखिएगा, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो वे ऑफ आस्किंग डिफरेंट हो सकता है, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है, उससे आप करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कोई क्वेश्चन छोड़े ना। ठीक, सो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको विवेचना करनी है तो भाई जांच पड़ताल करिए और बताइए कि डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मेन प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपके लिए लाया हूँ, तो हर क्वेश्चन को डिटेल में ही करेंगे। अगला आता है आपका कि इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन है आपका क्या, कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल, क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है पीपल का, टास्क का, रिसोर्सेज का, ठीक है, किस लिए, टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इफेक्टिवली, अचीव करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इफेक्टिवली, ठीक है ना। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए इसी चीज़ को और कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस्टाब्लिशमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, बेसिकली इस्टाब्लिश करना, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑफ अथॉरिटी, प्रॉपर स्ट्रक्चर अथॉरिटीज़ का, प्रॉपर स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन का, ठीक है, सो दैट डिफरेंट इंडिविजुअल कैन वर्क टुगेदर, जैसे डिफरेंट लोग क्या है साथ में काम कर सकें टू अचीव करने के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। उसके साथ साथ टू मेक एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फॉलोड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फॉलोड करने पड़ते हैं। दीज प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग साउंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर। सो ये आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें डिटेल में कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा लिखें। अकॉर्डिंग टू मुनी एंड रिली, आप यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, एल.डी. वाइट जी का एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक, कुछ स्कॉलर्स के आपके यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग से आप एग्जांपल देखिए, उनके बारे में उन्होंने क्या बताया आप वो चीज़ बता सकते हो।
सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ बोथ क्या है, स्ट्रक्चर एंड अ प्रोसेस। स्ट्रक्चर भी है, प्रोसेस भी है। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन सच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ एंड आर कैरीड आउट इफेक्टिवली। ओके, सो ये प्रोवाइड करता है क्या, आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है विद इन सच विद इन विच क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, आर कैरीड आउट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, जिससे क्या है जो आपकी एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो चीज़ें अच्छे से हो सकें और बढ़िया से परफॉर्म हो सकें। तो ये 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप 2 एग्जांपल लिख दोगे तो और भी बेटर हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं आपका कि मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मेन प्रिंसिपल क्या हैं। इसमें भी हम लोग पॉइंट्स करेंगे, तो टोटल 8-9 पॉइंट्स में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सारे आंसर पॉइंट्स में ही हैं और आप पॉइंट्स में लिखोगे, एग्जाम्पल के साथ लिखोगे, स्कॉलर्स के भी नाम लिखोगे, उनके भी क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसके भी एग्जाम्पल लिखोगे, तो वेल एंड गुड, आपको और अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, पहला आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो जैसे अ क्लर्क शुड रिपोर्ट ओनली टू हिज सेक्शन ऑफिसर्स नॉट टू द मल्टीपल बॉसेस, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखो ये पॉइंट है, उसके आपको यहाँ पे चीज़ें गिवन है, तो ये आप देख लीजिएगा कि आपको कितना लिखना है। सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हायरार्की। ओके, जैसे प्रेसिडेंट के बाद मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ऑफिसर, फिर क्लर्क, ये आपकी जो सीरीज़ रहती है ना, ठीक है। तो देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे क्लियर अथॉरिटीज़ होती हैं, सबका अपना अपना वर्क होता है, टॉप से लेके बॉटम तक है, सारी चीज़ें रिपोर्ट आपको देनी होती है सिस्टमेटिकली। ओके, यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें, उसके बाद थर्ड के प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, या सुपीरियर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट है। उसके बाद फोर्थ पे चलें तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, टूवर्ड्स ऑल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय शुड वर्क इधर टूवर्ड्स अ कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट पॉइंट 5 कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये 5वां पॉइंट और ये आपका 6ठा पॉइंट। इसमें से आपके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हैं, कितना लिखना है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे और मैक्सिमम आपने चीज़ें पढ़ी रखी हैं तो आपको पता ही हो बस यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो 6ठा पॉइंट हो गया। उसका 7th पॉइंट की प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। ओके, तो ये हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका है कि मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें आप ये पॉइंट्स चल रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। उसके साथ साथ आपका प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, उसमें भी कंटेंट प्रॉपर है, आप देख सकते हो कितना क्या लिखना है आपको। अगला पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, उसके भी सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो और आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सुपरविजन और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ओके, तो यहाँ से टोटल मैंने आपको ये मैं 8 ही कह रहा था, ये 15 पॉइंट हैं टोटल आपके। और 15 पॉइंट में आप अगर 2-2 लाइन भी लिखोगे, ये सिर्फ पॉइंट ही लिखोगे किसमें, मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो भी आपको 15 पॉइंट भी बहुत होते हैं। अगर आप 15 पॉइंट उसकी 2 लाइनें विद एग्जाम्पल लिखते हो तो कितना आप सोच सकते हो कंटेंट हो गया और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे इतना सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, अगला बहुत ईजी है, आप आराम से लर्न कर सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, अब इसके बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, फाउंडेशन है ऑफ साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। विदाउट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इवन द बेस्ट पॉलिसीज़ एंड प्लान कैन नॉट बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। जब तक आपके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तब तक आप अच्छे से अच्छी पॉलिसीज़ या प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या इंश्योर करता है, जैसे क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी आप पॉइंट्स याद रखना, स्मूथ कोऑर्डिनेशन, हायर एफिशिएंसी, अचीवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स। ये वो पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट वाले पार्ट में ऐसे हाईलाइट करके लिख दोगे, ठीक है ना, तो भी एग्जामिनेचर आई कैचिंग वाले पॉइंट्स हैं, आपको फुल मार्क्स देगा और बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की आपकी एंडिंग थी। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, आप देख रहे होगे कितना सिस्टमेटिकली कंटेंट मैंने आपके लिए अरेंज किया है। ओके, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। ओके, मैंने तो ट्राई ही किया है बेस्ट से बेस्ट कि आपकी हेल्प हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। सो नेक्स्ट अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। ओके, सो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में केंद्रीकरण तथा
विकेंद्रीकरण की समस्या की विवेचना कीजिए। ओके, तो यहाँ पे भी आपको विवेचना करनी है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो दो चीज़ें हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो दोनों को आप ध्यान से चीज़ें देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही लिखना है कि इन एवरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि वन ऑफ द मेजर इशू, जो एक मेजर इशू में देखने को मिलता है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटीज़, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स को, वेदर इट शुड बी कंसंट्रेटेड इन अ सेंट्रल अथॉरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस लोअर लेवल। चाहे वो सेंट्रल की बात हो चाहे लोअर लेवल तक की चीज़ें आपको कैसे प्रॉपर अरेंज करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे पावर्स को, सारी चीज़ों को। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं। एंड एन आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है कि मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करता है, वही सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। तो देखिए सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं कि मीनिंग क्या है सेंट्रलाइजेशन की। पहले सेंट्रलाइजेशन को देख लेते हैं और विद डेफिनेशन एग्जांपल अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग, इसको लिख देते हो तो और भी अच्छी बात है, बढ़िया मार्क्स मिलेगा आपको। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजंस मेकिंग पावर, कहाँ पे, इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल अथॉरिटीज़ और द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के हाथ में। तो इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या होता है कि लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैव वेरी लिटिल अथॉरिटी और फ्रीडम। इसमें आपका लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या होता है, बहुत ही कम, वेरी लिटिल अथॉरिटी और फ्रीडम बहुत कम होती है। ठीक है, दे फॉलोड द ऑर्डर, उनका काम होता है ऑर्डर फॉलो करना, ये तो हर जगह की बात है। और ये आपका डेफिनेशन है, हेनरी फेयोल जी ने ये चीज़ बताई है आपको, तो आप इसको भी लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ये तो था सेंट्रलाइजेशन, अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डेलीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर तक। ओके, तो यहाँ पे एल डी वाइट जी ने उनके कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ये भी आप लिखना, बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो जैसे लोकल बॉडीज जैसे पंचायत, म्यूनसिपल पार्टीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक डिसीजन ऑन लोकल मैटर्स पे वो डिसीजन लेते हैं, यस और नो। सो इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, और ये आपका क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल बढ़िया है, आप इसको लिख सकते हो और आपको आराम से याद भी रहेगा। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और डिसेंट्रलाइज वाले क्या करते हैं, इट अलाउ सबऑर्डिनेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज़ टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली विद इन देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके पास क्या है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं लेकिन विद इन द देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको आराम से चीज़ें दिख जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला है आपका नेक्स्ट। आप देखो ये तो डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं सेंट्रलाइजेशन के। ये भी पॉइंट्स में मैं लेके आया हूँ, आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरिट्स की अगर बात करें सेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, तो यहाँ पे आपकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज़ होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी होती है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, यूज़फुल इन क्राइसिस होता है, और उसके भी आपको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहो तो याद कर लो, चाहो तो लिखना, वरना मत लिखना। अब ये तो था मेरिट्स, अब बात करते हैं डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स क्या, ओवर बर्डनिंग ऑफ टॉप अथॉरिटी का ओवर बर्डन होता है, जैसे वर्क का, यस और नो, ओवर लोड विद वर्क, डिले इन डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, लैक ऑफ लोकल इनिशिएटिव, डिसरिगार्ड ऑफ लोकल नीड्स। ठीक है ना, तो ये आपके क्या हैं, डीमेरिट्स हैं आपके किसके, सेंट्रलाइजेशन के। आपको पता है जहाँ पे अगर मेरिट्स होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी डीमेरिट्स भी होंगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, ये चीज़ है, कहाँ पे फ़ायदे हैं किसी चीज़ के तो उसके नुकसान भी होंगे। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, तो एफिशिएंसी एंड क्विक डिसीजंस, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, रिलीफ टू हायर अथॉरिटीज़, एडाप्शन टू लोकल नीड्स, लीडरशिप डेवलपमेंट। तो ये आपकी मेरिट्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, चीज़ें आसान है, आप आराम से लिख सकते हो, और चाहो तो और एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी चॉइस है। उसके साथ साथ अगला आपका आता है डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। उसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं, जैसे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मिसयूज़ और वीक नेशनल कंट्रोल। तो ये आपके क्या हैं, डीमेरिट्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। आप चाहो तो पॉइंट्स में लिख लो, आप चाहो तो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले मीनिंग डिस्कस की, फिर उसके मेरिट्स, डीमेरिट, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स। ओके, नेक्स्ट अब आगे आता है आपका, अगला है आपका कि प्रॉब्लम
क्या है आपकी, ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन। ओके, सो द मेन प्रॉब्लम क्या है, इज टू डिसाइड हाउ मच पावर शुड बी कंसंट्रेटेड, कितनी पावर जो है आपकी शुड बी कंसंट्रेटेड एट द टॉप पे हो, एंड हाउ मच पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोअर लेवल, ये मेन प्रॉब्लम है। सो टू मच सेंट्रलाइज्ड लीड्स टू रिगिड एंड डिले, वाइल टू मच डिसेंट्रलाइज कैन कॉज लैक ऑफ कंट्रोल एंड इनएफिशिएंसी। प्रॉब्लम यहाँ भी, प्रॉब्लम यहाँ भी। कुछ चीज़ें क्या सेंट्रलाइज लीड्स क्या करती है, रिगिडिटी एंड डिले, और ये क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज कॉजेज लैक ऑफ कंट्रोल एंड इनएफिशिएंसी। सो देयरफॉर रियल चैलेंजेस क्या है, इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस, दोनों में बैलेंस बनाना, बिटवीन द वॉट, बिटवीन द टू, सो दैट द सिस्टम इज बोथ इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। जिससे क्या है, बैलेंस बनाना रियल चैलेंज है, जिससे क्या चीज़ें इफेक्टिव हों और रिस्पॉन्सिव हों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आपका, नेक्स्ट आपका आता है फाइंडिंग द राइट बैलेंस। कैसे आप फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ वर्क फाइंड करना होगा, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नेचर ऑफ स्टेट। उसके बाद फिर इमरजेंसी सिचुएशन, कैपेसिटी ऑफ ऑफिशियल्स। तो ये आपका क्या, फाइंडिंग द राइट बैलेंस। ओके, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स में आप लिखना चाहो पॉइंट्स में लिख लीजिए, और आप चाहो तो और एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एट लास्ट दो चीज़ और हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन में जैसे आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस आर अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, और डिसेंट्रलाइजेशन में आपका जैसे स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैंडल लोकल इशूज़। ओके, एक पॉइंट और आपको बताना चाहिए, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बाय स्ट्रेंथ, जैसे क्या होगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल अर्बन बॉडीज़ के लिए था। ओके, आई होप आपको समझ में होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट वाले सेशन में की नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, और ये भी आई कैचिंग है, आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आप चीज़ें लिखोगे, वेल एंड गुड। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, इसके कंक्लूजन पे आते हैं। सो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो होते हैं आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। ये कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं बट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ओके, नाइदर एक्सट्रीम इज़ डिज़ायरेबल। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रलाइजेशन इंश्योर्स यूनिटी, सेंट्रलाइजेशन क्या इंश्योर करता है, हमें यूनिटी इंश्योर करता है, उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर डेमोक्रेसी एंड एफिशिएंसी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कंबाइन बैलेंस कॉम्बिनेशन जो है आपका बोथ ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को आपको चीज़ें कैसे डिफाइन करनी है, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। ओके, ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड होता है। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ द लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज इन एडमिनिस्ट्रेशन। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से प्रशासन में लाइन तथा स्टाफ अभिकरणों के अर्थ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली लाइन और स्टाफ के बारे में बताना है। ओके, सो आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हर बार की तरह इंट्रोडक्शन आप लिखोगे कि इन एवरी लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है वो डिवाइडेड होता है ना, किसमें वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिसर्स के बीच में, टू देयर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यस, और उनकी फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। जो उसमें दो टाइप की होती हैं, एक लाइन एजेंसीज होती हैं और एक स्टाफ एजेंसी होती हैं। ओके, सो लाइन और स्टाफ का मतलब क्या है कि द डिस्टिंग बिटवीन लाइन और स्टाफ वॉज फर्स्ट मेड इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, लेटर अप्लाई टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में। तो दीज टर्म्स ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हु गिव्स ऑर्डर, हु प्रोवाइड एडवाइस। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में आपको कौन ऑर्डर दिया और कौन एडवाइस दिया, ये चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है इन टर्म से। तो देखो लाइन एजेंसीज़ क्या होती हैं, उसकी मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले कि लाइन एजेंसीज आर दोज पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़। लाइन एजेंसीज जो होती हैं वो ऐसे एजेंसीज होती हैं जो कि आपके क्या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए, एग्जीक्यूट करने के पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को और डिसीजंस को। सो दे हैव अथॉरिटी टू कमांड, अथॉरिटी होती कमांड की, मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स रूल्स की। अदर वर्ड में बात करें तो ऑपरेटिंग आर्म होता है। बेसिकली जो लाइन एजेंसीज होती हैं वो ऑपरेटिंग आर्म्स हैं, किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की। अकॉर्डिंग LD हाइट जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लाइन कुछ वर्ड्स गिवन है, आप ये चीज़ें भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं।
मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें मतलब पता तो हैं ही हैं, और कैसे क्या लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग से कंटेंट देख सकते हो, सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको चीज़ें पहले बता देता हूँ, ठीक है। अगला आपका आता है उसके एग्जाम्पल्स। पहले आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने एग्जाम्पल लिखे, और यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल एल्डिहाइड जी का भी दे दिया, ओके। और इसके भी आपको एग्जाम्पल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है एक्ट एज अ लाइन ऑफिसर बिकॉज ही इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करता है, लाइन ऑफिसर्स होता है, क्यों? बिकॉज वो क्या है, इम्प्लीमेंट करते हैं ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स को डायरेक्टली, ओके। तो एग्जांपल में आपके इसमें मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज आती हैं, फील्ड डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स, पुलिस, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसमें आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन आता है जैसे इंडियन रेलवे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। ये आपकी क्या है, आपकी टोटल एग्जांपल्स हैं लाइन ऑफ एजेंसीज़ के, ओके। आगे चलते हैं, अगले आपका क्या है, फंक्शंस क्या हैं आपके लाइन ऑफ एजेंसीज़ के। आपके फंक्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आप फंक्शन लिखना चाहो तो फंक्शन में क्या लिखोगे कि एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़, डिसीजन मेकिंग पावर, सुपरविजन एंड कंट्रोल, उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी, यस और नो। तो ये टोटल आपके क्या हैं, सारी चीज़ें 5 पॉइंट हैं आपके, ये आपके फंक्शन हैं। इन 5 पॉइंट्स में याद कर लो, बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग स्टाफ एजेंसीज़ की मीनिंग। स्टाफ एजेंसी क्या होता है, तो स्टाफ एजेंसी का काम होता है असिस्ट करना, एडवाइस करना और सपोर्ट करना, ठीक है ना। दे डोंट हैव द पावर टू मेक डिसीजंस, इनके पास पावर नहीं होता कि वो डिसीजन बना सकें, मेक डिसीजंस और इशूइंग ऑर्डर वगैरह इशू करने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये सिर्फ एडवाइस और सपोर्ट करते हैं। इस पर भी एग्जाम्पल है एल्डिहाइड जी का, इनके अकॉर्डिंग से चीज़ें क्या हैं ये भी आप लिख सकते हो। फिर सिंपल टर्म्स में बात करें बेसिकली तो ये एक ब्रेन होता है जो क्या करता है, थिंक करता है, प्लान करता है और रिसर्च करता है और एडवाइस देना बेसिकली। तो यहाँ से ना मैं आपको बता देता हूँ, जो लाइन एजेंसीज़ हैं उनका काम है रूल्स बनाना, और स्टाफ एजेंसीज़ एक तरीके से वो उनका काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना और चीज़ों को एडवाइस करना, बताना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला आपका आता है कि एग्जांपल, जैसे आपका कैबिनेट सेक्रेटरीज हो गए, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग हो गया आपका, ठीक है, पेंशन वाला डिपार्टमेंट हो गया आपका, लीगल डिपार्टमेंट हो गया। एग्जांपल जैसे नीति आयोग जो है एक स्टाफ एजेंसी है, ये एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग पे एंड डेवलपमेंट पे, बट डज नॉट इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टली। ये जो है आपको गवर्नमेंट को क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में बताती है, एडवाइस करती है, इम्प्लीमेंट चीज़ों को नहीं करती। तो आई होप आपको जो है लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसीज के एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है आपका, इसके भी फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन स्टाफ एजेंसी के क्या होते हैं, एडवाइसनरी फंक्शन, प्लानिंग एंड रिसर्च, कोऑर्डिनेशन आपके, यस और नो, ठीक है। तो ये आपके 3 फंक्शन इसके भी हैं, आप फंक्शन भी लिख सकते हो, देखो डेफिनेशन, फंक्शन और एग्जाम्पल, और एक दो स्कॉलर्स के बारे में लिख दीजिए, ठीक है, उनके पॉइंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद अगला आपका आता है रिलेशन बिटवीन लाइन, क्या है रिलेशन है लाइन और स्टाफ एजेंसीज के बीच में। तो लाइन एजेंसी डिपेंड ऑन स्टाफ एजेंसी, आपको पता है कि जो लाइन है वो स्टाफ पे डिपेंड होगी, क्यों, फॉर एक्सपर्ट की एडवाइस के लिए, प्लानिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे एक फैमिली में मान लो 4 मेंबर हैं, ठीक है ना, उस फैमिली के 4 मेंबर्स का एक हेड होता है, एक हेड है। तो बेसिकली वो चारों मेंबर अगर किसी से डिसीजन पूछेंगे या कोई उन्हें गाइड करेगा तो वो एक हेड करेगा ना। तो गाइडेंस के लिए भी एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए ना, प्लानिंग चाहिए और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर चाहिए, यस और नो। तो हम किसी न किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल से या फिर किसी एक पर्सन से पूछते हैं जिसपे क्या है हमें प्रॉपर, हमें ये तो पता है कि क्या करना है, ठीक है ना, लेकिन ये पता करने के लिए कैसे करना है, कब कहाँ पे कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है, कौन से रूल्स रेगुलेशन, कैसे सारी चीज़ें हैं, तो उसी के लिए क्या है आपका कि लाइन एजेंसी डिपेंड करती है स्टाफ पे। और स्टाफ एजेंसी भी डिपेंड करते हैं किस पे, लाइन एजेंसी पे, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ों को, यस और नो, और प्लान करने के लिए पॉलिसीज़ को जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग, एग्जांपल क्या है आपका कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है आपका, ठीक है ना, हेल्थ मिनिस्टर की बात करें तो आपकी लाइन एजेंसी है, वो इम्प्लीमेंट करती है कोई भी हेल्थ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन के थ्रू, जो कि आपका स्टाफ एजेंसी है। वो प्रोवाइड करेगा एडवाइस एंड कल्चरल गाइडलाइंस फॉर हेल्थ प्रोग्राम प्लानिंग के लिए, ठीक है। करना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन कैसे करना है ये आपका नीति आयोग ये बताएंगे, ओके। आगे चलते हैं, अगला आपका है कि प्रॉब्लम्स क्या है इन द रिलेशनशिप में। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ऑफ अथॉरिटीज़,
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, ओवरलैपिंग रोल्स होते हैं, यस और नो। सो इन इश्यूज़ को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्लियर डिविजन्स ऑफ फंक्शन होना चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके, किसके बीच में, लाइन और स्टाफ के बीच में। क्लियर है? ओके, तो ये प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, अगला आपका है कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे। अगर इन शॉर्ट की बात करें तो लाइन एजेंसी डू द वर्क, स्टाफ एजेंसी हेल्प देम टू डू बेटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो बढ़िया मार्क्स के लिए। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों लाइन और स्टाफ एजेंसीज इंपॉर्टेंट हैं, जबकि लाइन एजेंसीज जो है वो हैंड एंड फीट हैं दैट परफॉर्म द एक्चुअल वर्क, और स्टाफ एजेंसी के आपका बेसिकली ब्रेन है। ओके, आई होप आपको समझ में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एंड होता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि एग्जामिन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। मुख्य कार्य की भूमिका एवं कार्य का परीक्षण कीजिए। तो आपको यहाँ पे रोल बताना है और फंक्शन बताना है चीफ एग्जीक्यूटिव का। ओके, सो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं ये क्या बोला है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपसे, सबसे पहले आप वही स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन से आप बताओगे, ठीक है। तो इन एवरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसा कि आपको पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन इन द एग्जीक्यूटिव हायरार्की। एग्जीक्यूटिव हायरार्की में क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की हाईएस्ट पोजीशन होती है। सो क्यों? बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। ओके, ही इज़ द रियल ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक द लिंक बिटवीन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक तरीके से लिंक, जैसे ये आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन और ये इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इज़ द अथॉरिटी हु लीड्स, क्या लीड करता है, सुपरवाइजेज एंड डायरेक्ट द वर्किंग ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑफ द स्टेट। ओके, तो आप इसको भी लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं कि मीनिंग क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल आपको पता चली गया होगा कि एग्जीक्यूटिंग लॉ, इन्फोर्सिंग पॉलिसीज़ एंड मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। LD हाइट जी के यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें उनके भी आप एग्जांपल देके लिख सकते हो कि द चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है इज़ द पर्सन और बॉडी जो कि क्या करते हैं, चीफ अथॉरिटी होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें, टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो नॉमिनल होते हैं और रियल होते हैं, ठीक है ना। नॉमिनल और रियल, एक नॉमिनल में जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। रियल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, सारी चीज़ें बेटर आप बता सकते हो। उसके साथ साथ एग्जांपल की हम लोग बात करें यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल भी आपको दिए हुए हैं। ओके, तो एग्जांपल में जैसे प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि प्रेसिडेंट नॉर्मल एग्जीक्यूटिव होता है और प्राइम मिनिस्टर आपका रियल एग्जीक्यूटिव होता है। ओके, उसके साथ साथ तो देखो यहाँ पे क्या बात हो गई कि पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका यहाँ पे बात हो गई मीनिंग क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव के, और उसकी कुछ डेफिनेशन आप ये बता के फिर आप उसके टाइप बता दो, ठीक। टाइप के भी आपने एग्जांपल बता दिए। उसके बाद आपकी बात आती है कि नेक्स्ट आपका है कि फंक्शन, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये भी मैंने आपको पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आप पॉइंट्स में लिखना चाहो और चीज़ें डिफाइन करना चाहो विद एग्जांपल, तो ये वेल एंड गुड, आप एग्जांपल के साथ डिफाइन कर दो तो ज़्यादा बेटर है। तो फंक्शन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात करें, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज को इम्प्लीमेंट कराना, और एक सा एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है, आप ये चीज़ देख लेना, ठीक है ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सुपरविजन एंड कंट्रोल दूसरा पॉइंट। उसके बाद आपका जैसे अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल्स, कोऑर्डिनेशन, तो सबके एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है, जैसे लॉ मेकिंग के लिए, फिर उसका एग्जांपल, बिल्स को असिस्ट करने के लिए, फिर उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग में पावर, उसका भी एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है कि जैसे प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद मेन अगला आपका आता है फिर फाइनेंशियल फंक्शन, जैसे बजट बनाना, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल, उसका भी एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, इकोनॉमी पॉलिसीज़। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मिलिट्री एंड डिफेंस के फंक्शन, जो भी आपके होते हैं, कमांडर इन चीफ जैसे, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द USA प्रेसिडेंट बोथ जो है वो सर्व एज द कमांडर इन चीफ ऑफ देयर आर्म फोर्स के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, ये आपके यही तो होते हैं, प्रेसिडेंट, यस और नो। फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई कहीं पे, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स एंड फंक्शंस,
तो उसके भी एग्जांपल आपको गिवन है। ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स अगर साइन वगैरह होनी है, ठीक है। जुडिशियल फंक्शन जैसे आपका ग्रांट ऑफ पार्डन हो गया, आपका अपॉइंटमेंट, जज के अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गए, कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स ऑफ हायर अथॉरिटीज़ इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरीज। ओके, उसके साथ साथ आपका जो है ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, ये वो पॉइंट्स हैं आपके टोटल जो कि किस में आते हैं, ये आपके फंक्शंस में आते हैं। तो पहली हेडिंग अगर आप फंक्शन में इतने पॉइंट्स लिखोगे तो ये भी आपके क्या हैं, सफिशिएंट हैं। ओके, अब फंक्शन के बाद अगला आपका आता है कि नेक्स्ट आपका है रोल। क्या रोल है चीफ एग्जीक्यूटिव्स का? तो चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल इंपॉर्टेंट है आपका कि पहला ही आपका लीडर होता है एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकर होता है, सिंबल ऑफ यूनिटी, क्राइसिस मैनेजर, लिंक बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप रोल में ये 5 पॉइंट लिख सकते हो और आराम से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत आराम से, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगला आपका है एक्सप्लेन फ्रॉम इंडिया, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स जो हैं आपके। जैसे एग्जांपल आपको पता है कि नॉमिनल हेड कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है, और रियल हेड कौन है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। ओके, सो प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो परफॉर्म्स फंक्शन एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो क्या करते हैं, एडवाइस, किसकी एडवाइस है, प्राइम मिनिस्टर और अदर काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। बट एक्सरसाइजेस प्राइम मिनिस्टर के पास ही रियल पावर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं इसके कंक्लूजन पे। अगर आप कंक्लूड करते हो तो कंक्लूजन आपका क्या है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है इज़ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, यस और नो। इन शॉर्ट की अगर बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ द हेड, हार्ट एंड सोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द लीडरशिप एंड एफिशिएंसी। जैसा कि आपको पता ही है कि सक्सेस जो है किस पर डिपेंड करके, लीडरशिप और एफिशिएंसी पे। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली थी, एग्जाम्पल के साथ, रोल, फंक्शन, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जितना चाहो उतना कंटेंट लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि व्हाट इज़ पब्लिक कॉरपोरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ही कॉरपोरेशन, एग्जामिन एंड ब्रीफ द प्रॉब्लम ऑफ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल इन द कंटेस्ट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। लोग निगम क्या है, आपको ये पहले बताना है। लोग निगम में संबंधित, ठीक है, स्वायत्त और नियंत्रण की समस्याओं का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। ओके, तो आपको देख लेते हैं कि पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, तो पब्लिक कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका आता है सबसे पहले कि मीनिंग क्या है पब्लिक कॉरपोरेशन की। सबसे पहले तो यही लिखना होगा। तो मीनिंग की अगर बात करें तो पब्लिक कॉरपोरेशन आल्सो नोन एज पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, सो इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, इस्टेब्लिशमेंट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू कैरी आउट, किस चीज़ के लिए, कॉमर्शियल और सर्विस ओरिएंटेड फंक्शंस के लिए, इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, अच्छा, इट एन्जॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। इसका क्या होता है, सेपरेट लीगल स्टेटस, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है एंड इज़ फाइनेंशियल ऑटोनोमस। ओके, ये आप मीनिंग में चीज़ें लिखोगे। उसके साथ साथ अगला अब आपका आता है कि डेफिनेशंस। तो कुछ स्कॉलर्स के यहाँ पे डेफिनेशन दी, आप एग्जांपल देखिए, इनको भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आपका आता है एग्जांपल ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इन इंडिया। एग्जांपल लिखोगे वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे LIC होती है, FCI होता है, ONGC होता है, SBI होता है। तो आप इनके एग्जांपल लिखो, तो देख रहे हो ना कि कितना चीज़ें सिस्टमेटिक आप लिख सकते हो। ओके, सबसे पहले आपने मीनिंग लिखा, फिर स्कॉलर्स के एग्जांपल लिखे, फिर पब्लिक कॉरपोरेशन के एग्जांपल, और उसके बाद आपका क्या है, अब आप लिखोगे फीचर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। देखो मैं चीज़ें एकदम आपको कैसे लिखना है वो बता दे रहा हूँ, कंटेंट क्या है वो दिए दे रहा हूँ, क्वेश्चंस क्या है वो बता दे रहा हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे होंगे वो अपने अकॉर्डिंग से कंटेंट को शॉर्ट करेंगे या लॉन्ग करेंगे, तो आपकी चॉइस है, अपने अकॉर्डिंग से देख सकते हो। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन बताई जाएँ। मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगी, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें इतना डिटेल में एक एक पॉइंट अगर मैं पढ़ने लगूंगा, इसलिए नहीं पढ़ा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैसे क्रिएटेड बाय स्टेट्यू, ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट ओनरशिप, ये आपके फीचर होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऑटोनोमस मैनेजमेंट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो ये आपके क्या हैं, टोटल 6 फीचर हैं। किसके, आपके 6 फीचर हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के। ओके, आप जितना चाहो इसमें लिख सकते हो, जो चाहो वो हटा सकते हो। आगे आपका बात आता है प्रॉब्लम ऑफ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। ओके, तो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंडर में आपकी आती हैं। ओके, जैसे कंसर्निंग पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ हाउ टू बैलेंस देयर ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस विद गवर्नमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपके प्रॉब्लम्स हैं कुछ, यहाँ पे आप ये चाहो तो लिख सकते हो, आपकी चॉइस है।
नेक्स्ट अगला आपका आता है कि इंडिपेंडेंस की बात करें। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस, उसकी मीनिंग और हमें ज़रूरत क्या है। तो मीनिंग यहाँ पे लिखिए, आप लोग लिख लीजिएगा कि ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन की फ्रीडम, जिससे क्या है टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, जैसे फाइनेंस के मैटर में, पर्सनल एंड ऑपरेशन विदाउट अननेसेसरी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, से कोई भी वो अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं चाहते। नीड्स क्या है आपको ऑटोनॉमी की, तो एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, इट इनेबल कॉरपोरेशन टू मेक कंप्लीट विद प्राइवेट इंटरप्राइजेस, रिड्यूस करता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड क्विक अडेप्शन टू मार्केट चेंजेस। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। उसके साथ साथ अगला चलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ये भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, आप चाहो तो ये प्रॉब्लम जो आपको एक या दो आपके मन चाहे तीनों लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल की मीनिंग्स क्या हैं और उसके फॉर्म्स क्या हैं। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल के फॉर्म जैसे पार्लियामेंट्री और मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री कंट्रोल होता है, यस और नो। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और जुडिशियल कंट्रोल होता है। तो ये आपके क्या हो गए, गवर्नमेंट कंट्रोल की बात हो गई। 5 टाइप्स के आपके क्या हैं कंट्रोल्स होते हैं। ओके, तो आप इनको चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज पॉइंट में लिखें तो ज़्यादा बेटर है। फिर आपकी बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम कंट्रोल की भी प्रॉब्लम्स हैं और आपकी जो है वो ऑटोनॉमी की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से चीज़ें 4 पॉइंट्स में से आप NA3 या NA2 लिख सकते हो, सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट आपका अगला आता है कि कैसे बैलेंस करना, व्हाट आर द सजेस्टिंग सॉल्यूशन, बेस्ट वेज क्या है, ठीक है। तो वेज क्या है आपका, बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए बिटवीन मिनिस्टर्स एंड द कॉर्पोरेटिव, पॉलिसी गाइडलाइंस, स्ट्रेंथिंग पार्लियामेंट कमिटीज़, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट्स, ठीक है ना। ये सारी आपके क्या हैं सजेस्टेड सॉल्यूशन है। तो इन सॉल्यूशन से भी आप 3 या 4 सॉल्यूशन लिख सकते हो, पॉइंट्स में ही लिखना है, जैसे सिस्टमेटिकली चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। अब अगर आपको इसको कंक्लूड करना है तो आप बेसिकली क्या करोगे, कंक्लूजन कि पब्लिक कॉर्पोरेशन प्ले अ वाइटल रोल, किस में प्ले करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जैसा कि आपको पता है। सो एफिशिएंसी जो इसकी होती है किस पे बेस्ड होती है, डिपेंड ऑन द राइट बैलेंस बिटवीन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। राइट बैलेंस होना चाहिए ऑटोनॉमी और कंट्रोल के बीच में, और दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन मस्ट बी ऑटोनॉमस इन ऑपरेशन बट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ऑटोनॉमस होना चाहिए ऑपरेशंस में, लेकिन अकाउंटेबल होना चाहिए किसमें, टू द गवर्नमेंट एंड पीपल्स में। ओके, तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सिस्टमेटिकली आपको चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप जितना चाहो उतना आप लिख लो, जो चीज़ आपको हटानी है आप शॉर्ट कर लो, और जैसे आपको आंसर लर्न हो जाए, फ्रेम करना है, जैसे आपको करना है आप वैसे अरेंज कर सकते हो। अगला अब आपका जो है 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है कि द मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ पॉलिटिकली अनविस एंड सोशली अनजस्टिस इन एन एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसको आपको क्या है एग्जामिन करके इसके बारे में आपको लिखना है कि अल्प विकसित समाज में भर्ती की योग्यता प्रणाली राजनीतिक दृष्टियों से अविवेकी एवं सामाजिक दृष्टियों से अन्यायपूर्ण है। तो इस कथन के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ओके, आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में आपसे कहा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि जो मेरिट सिस्टम होता है रिक्रूटमेंट का, वो क्या रेफर करता है, टू द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक अपॉइंटमेंट जो है आपकी पब्लिक सर्वेंट्स की किसके बेसिस पे होनी चाहिए, एबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ना कि किसी भी उनके कास्ट के बेसिस पे या रिजर्वेशन के बेसिस पे या फिर आपके जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, ठीक है ना, या फेवरेटिज्म के बेसिस पे, ठीक है, या नेपोटिज्म के बेसिस पे। जो रियल में योग्य है पर्सन उसी को ही चीज़ें मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अंडर डेवलपमेंट और डेवलपिंग सोसाइटीज़ वे जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर डीपली रूटेड है, ये आप सभी को पता होगा। सो द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द मेरिट सिस्टम हैज़ ऑफन बिन क्रिटिसाइज। जो स्ट्रिक्ट जो है आपको मेरिट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, बेसिकली पॉलिटिकल अन्वेषण सोशल अनजस्ट के लिए, अनजस्ट में, ठीक है। मीनिंग क्या है मेरिट सिस्टम की, तो देखो मेजर एम्स और मीनिंग 2 चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि मेरिट सिस्टम इंश्योर करता है दैट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन इन पब्लिक सर्विसेज ऑन द बेस्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस रेदर देन पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये नहीं कि पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड के बेसिस पे आप किसी को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ही प्रोवाइड करी जानी चाहिए।
मेम क्या है कि प्रमोट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, प्रिवेंट करप्शन और प्रोफेशनल एंड इम्पार्शल। इसकी तो बात ही ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है ना। आगे चलते हैं। मेरिट सिस्टम इन अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज़ में मेरिट सिस्टम क्या क्या है। अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज़ जैसे हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी है, रीजनल एंड क्लासिकल इनइक्वालिटीज़, कास्ट एंड कम्युनल डिवीज़न, अनइक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, उसके रीजंस भी दिए हैं बिकॉज ऑफ दीज डिस्पैरिटीज़, तो आप ये चीज़ें देख लेना। आगे आपका आता है कि वाई मेरिट सिस्टम इज़ कंसिडरेबल पॉलिटिकली अनविश, क्यों है तो उसके भी आपको रीज़न है पॉइंट्स में लिखना कि नेग्लेक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एलाइट्स एंड मैसेस, अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ओके, उसके साथ साथ ये अलग है क्या, मेरिट इज कंसिडर, अच्छा ये अनजस्ट वाला है, ये आपका अनवाइज का है और ये आपका अनजस्ट का है। तो इसमें अनइक्वल सोशल कंडीशन, नेग्लेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस, नीड फॉर कंपनसेटरी मेजर्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको 3 पॉइंट यहाँ देने हैं और 3 पॉइंट यहाँ गिवन है आपको। ओके, तो ये आपको रीज़न गिवन है वाई मेरिट सिस्टम, और यहाँ पे भी आपको गिवन है वाई मेरिट सिस्टम, यहाँ अनवाइज का और यहाँ पे अनजस्ट का है। ओके, नेक्स्ट अब आपका आता है कि आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ मेरिट सिस्टम, क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं फेवर में। तो ये इट इंश्योर एफिशिएंसी एंड कम्पेटेंसी, रिड्यूस करप्शन एंड फेवरेटिज्म, प्रमोट प्रोफेशनलिज्म। ओके, तो ये आपके कुछ आर्गूमेंट्स भी हैं इसके फेवर में, इन 3 पॉइंट्स को भी आप चाहो तो लिख सकते हो। अगला आपका आता है बैलेंस व्यू की बात करें तो बैलेंस अप्रोच जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरत है, क्योंकि इन अंडर डेवलप्ड सोसाइटी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन थ्रू रिजर्वेशन एंड training programs for disadvantaged groups can also create a social representatives and effective administration. Underdeveloped societies में क्या होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो होता है थ्रू किसके थ्रू, रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, कैन विच कैन हेल्प, जो क्या हेल्प करते हैं, क्रिएट अ सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट अब आपका आता है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन की बात करें तो द मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इट्स पॉलिटिकल अनवाइज एंड सोशल अनजस्ट इन एन अंडर डेवलप्ड सोसाइटी होल्ड पार्शियल ट्रुथ। ओके, सो कम्प्लीटली रिजेक्टिंग मेरिट वुड लीड टू इनएफिशिएंट एंड करप्शन। कम्प्लीटली आप जो है क्या है इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, तो इन एफिशिएंसी एंड करप्शन। सो देयरफॉर द आइडियल सॉल्यूशन लाई क्या है आपका, वो बैलेंस्ड सिस्टम, बैलेंस सिस्टम कोई आपका क्या है, आपका इसका ऑप्शन है। ठीक है, वाइल इंश्योरिंग सोशल इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ से एंड होता है। अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पेपर नंबर 9 की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। आधुनिक प्रशासन में जनसंपर्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए बताते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, पब्लिक रिलेशंस की चीज़ों को लेके, तो मॉडर्न टाइम में जो रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट बन चुका है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग का। सो एडमिनिस्ट्रेशन टुडे इज़ नॉट ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। आज के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ लॉज बनाने और इम्प्लीमेंट के लिए ही नहीं है, उसके साथ साथ मेंटेन अ हेल्दी रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक हेल्दी रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए भी है। सो पब्लिक रिलेशन जो है सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट, पब्लिक रिलेशन जो होते हैं वो ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप बात करें मीनिंग क्या है पब्लिक रिलेशन की। तो पब्लिक रिलेशन जो होता है, पब्लिक रिलेशन क्या रेफर करता है कि सिस्टमैटिक एफर्ट जो होने चाहिए वो गवर्नमेंट और पब्लिक एजेंसीज टू कम्युनिकेट, इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, जिससे क्या इन वे दैट फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक, के बीच में एक अच्छी गुडविल बनी रहे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। तो बेसिकली इनका काम क्या है कि क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड इमेज ऑफ द गवर्नमेंट इन द आई ऑफ द पीपल। एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सेज होने चाहिए जिससे क्या है गुड इमेज बनी रहे गवर्नमेंट की लोगों के बीच में। यस और नो, तो ये मेन जो है पब्लिक का मेन डिमांड भी रहती है, सारी चीज़ें भी रहती है, मेन मोटिव भी है पब्लिक रिएक्शन का। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक रिएक्शन क्या है, यही तो है रिलेशन, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक यही चाहती है गवर्नमेंट जो भी करे चीज़ें आपको प्रॉब्लम दिखे, प्रॉपरली दिखे ना, प्रॉपर विजुअल हो चीज़ें, जो है ट्रांसपेरेंट रहें, हमें भी पता चले क्या हो रहा है। उसके साथ साथ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन, के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे टू बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस, बिल्ड करना, इन्फॉर्म करना पब्लिक को, रिसीव फीडबैक, प्रमोट कॉरपोरेशन, हैंडल क्राइसिस, ये सारी चीज़ें आपकी हैं।
ऑब्जेक्टिव, ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं, आप 5 याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। अगला है आपका रोल क्या है पब्लिक रिलेशंस का मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका रोल पूछा है आपसे। ओके, हाँ, पब्लिक रिलेशंस का जो है रोल पूछा है। तो आप देखो पहला रोल क्या है कि कम्युनिकेशन लिंक होता है किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। अवेयरनेस क्रिएट करता है, एजुकेटिंग पीपल्स को, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल्स। उसके बाद बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। प्रमोट पब्लिक कॉर्पोरेशन, हैंडलिंग पब्लिक ओपिनियन। उसके साथ क्राइसिस मैनेजमेंट, इमेज बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट, फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं। ये आपके किस चीज़ के हैं, ये आपके ये ऑब्जेक्टिव थे, ये आपके रोल हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव के आप जो है टोटल 5 पॉइंट लिखें हैं, फिर आप रोल के टोटल 8 में से आप कम 5 पॉइंट तो याद ही कर लें अच्छे से। ओके, उसके बाद ये 5 पॉइंट हो गए। अगला अब आपका आता है मेथड्स। आपको मेथड्स बता दीजिए, टूल्स के बारे में बता दीजिए पब्लिक रिलेशंस के। तो जैसे प्रेस रिलीज़ होती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स पोर्टल होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक सेल्स होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि कैसे हमें पता चलेंगी चीज़ें। तो ये 5 पॉइंट्स हैं और कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे आपको गिवन है, आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पब्लिक रिलेशन की। तो डेमोक्रेटिक की वैल्यूज़ के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन कम हो सके, पब्लिक सेटिस्फैक्शन हो सके। बिल्कुल भाई, हमने किसी को इलेक्ट किया तो क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही कंट्री में, कैसे क्या हो रहा है, हमें भी तो पता होना चाहिए। पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन, पॉजिटिव इमेज गवर्नमेंट की, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं कुछ, आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्टिव हैं, रोल हैं, तो उसके साथ साथ आपके क्या मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, तो फिर आपके चैलेंजेस भी होंगे। जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल, पुअर कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा, फेक न्यूज़, ये तो बहुत ही ज़्यादा है फेक न्यूज़, लिमिटेड फीडबैक्स वगैरह। तो ये भी आपके 5 पॉइंट हैं, आप इनमें से भी आराम से लिख सकते हो। ओके, अगला है अब आप कंक्लूड कर दीजिए। आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, रोल बता दिया, मेथड्स क्या क्या कैसे करना है, मेथड हैं तो इम्पॉर्टेंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट्स हमें क्यों जानना है, कैसे जानना है, ये सारी चीज़ें बताई क्यों ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो चैलेंजेस गवर्नमेंट में भर भर के हैं, सॉल्यूशन भला कम हो, प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट में सॉल्यूशन कम, प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब इसको कंक्लूड करोगे तो कैसे कि पब्लिक रिलेशन इज़ नॉट जस्ट एन ऑप्शनल फंक्शन नहीं है, बट अ वाइटल नेसेसिटी, ज़रूरत है, जो क्या इंश्योर करती है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी एंड रिस्पॉन्सिव। सो टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेशन और अचीव द गोल ऑफ द गवर्नेंस, ये क्या इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, और आज है हैप्पी दिवाली, तो यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है, हैप्पी दिवाली। ओके, और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, पेपर भी आपके नवंबर में होने वाले हैं। नवंबर 3rd वीक से आपकी जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 25 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नोटिस आ चुकी है। ओके, और नवंबर के 3rd वीक से आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। सारी चीज़ें मैं इसी चैनल पे आपको कराऊंगा, प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। हैप्पी दिवाली, और जो अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। ओके, और क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ें नहीं, कैसे क्या करना है, आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।